हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट एट फिजिक्स, जहां हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहाँ से और इसे फाइनली सेव यहाँ करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक और लेक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है, क्या चीज, डायमेंशन निकालना सीखा। नहीं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन आपने पढ़ा, फिर डेराइव्ड का कैसे निकाला जाता है ये आपने जाना, और फिर क्या चाहिए आपको ये पता चला कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट होता नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है। जो हम डायमेंशन पढ़े, डायमेंशन निकालने सीखे, वो भाई फिजिकल में तो नहीं सीखे, कुछ तो काम होगा उसका, तभी तो इतना जोर देकर बताया गया। तो हाँ, काम है और बहुत अच्छा काम है, समझ गए ना। अगर वो आपको आता है डायमेंशन निकालने के, उसके मदद से आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है, वो करेक्ट है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं, ठीक ना। और क्या चीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन पता कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास और क्या चीज, वेलोसिटी से है, m एंड v। समझ में आ रहा बात, मास और वेलोसिटी से है। तो mv² ही क्यों, कैसे आया ये, समझ गए। तो वैसे तो ये पहले भी आप प्रूव कर चुके हैं 9th क्लास में, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन के मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब क्या है रिलेशन है जिनको हम डिराइव कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या चीज है, एक और सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है, वो ये है कि हम लोगों को पता है कि भाई हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत सारा है, SI है, CGS है। तो चलिए छोटा छोटा तो समझ में आता है कि लेंथ है भाई, CGS यूनिट सेंटीमीटर, और बड़ा यूनिट मतलब SI यूनिट क्या है, मीटर है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये सब हम लोग याद रखे लगे हैं। लेकिन क्या सभी क्वांटिटीज का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्सन के बाद क्या रिलेशन होगा ये याद रखना पॉसिबल है? नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें निकाल ले आना चाहिए। तो वो रिलेशन भी आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और सबसे पहले इसका 3 मेजर यूज है, 3 मेजर यूज है, ठीक ना। 3 में से सबसे पहला, अब वो 3 कौन कौन है चलिए लिख ही लेते हैं। सबसे फर्स्ट इस्तेमाल है वो क्या चीज, कि आप क्या चीज चेक कर सकते हैं, ठीक ना। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं इसका चेक कर सकते हैं। सभी इक्वेशंस का नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं जाकर ये भी फेल हो जाता है, ठीक ना। पूरी तरह से परफेक्ट कोई नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप सभी इक्वेशन को डेराइव नहीं कर सकते, सभी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते, लेकिन जितने का कर सकते उतना का करेंगे, ठीक ना। देखिए सेकंड क्या यूज होगा, तो सेकंड यूज होगा क्या चीज, डेरिवेशन, डेराइव कर सकते हैं आप, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन एमंग्स फिजिकल क्वांटिटीज। समझ गए ना, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनके बीच में आप क्या रिलेशन निकाल सकते हैं या फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट है यूनिट कन्वर्सन, कि आप एक यूनिट से दूसरा यूनिट में आप बदल सकते हैं इसके मदद से, और ये भी पता लगा सकते हैं कि कितना है। जैसे फोर्स का क्या होता है, SI यूनिट न्यूटन होता है, CGS यूनिट डाइन होता है। पहले रहते हैं हम डाइन, समझ रहे हैं ना। हम लोग गांव देहात में डाइन किसको बोलते हैं अच्छे से पता है ना। हाँ, तो ये गलत हो गया यार, CGS यूनिट क्या डाइन है, तो SI यूनिट न्यूटन, क्या न्यूटन की जगह पर ओझा होना चाहिए था। नहीं, तांत्रिक हो, जिसको ओझा समझते हैं आप लोग, हाँ तांत्रिक वगैरह उसको बोलते हैं। मतलब तांत्रिक का बात करें, अगर वो क्या है मेल है तो उसको ओझा बोलते हैं, फीमेल है तो डाइन बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात, ये है। तो जब एक का हम लोग डाइन रखे तो दूसरे का ओझा होना चाहिए था, लेकिन देखिए खैर अलग बात है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए देखिए, यही 3 इस्तेमाल है, जिसमें से फर्स्ट इस्तेमाल, पहला यूज हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे सर, तो बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन में,
इसमें डायमेंशन एनालिसिस के लिए जो इसका मतलब क्या मेन हिस्सा है ये, ठीक ना, क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐसा लग रहा होमो मतलब एक जैसा, याद है होमोजेनिटी किसको बोलते थे, समानता, एक समान, ऐसे लग रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार, ठीक है, इफ यदि वी हैव अ करेक्ट इक्वेशन, मतलब पहले से हमें पता है कि एक इक्वेशन है और वो करेक्ट है, सही सही लिखा हुआ है इक्वेशन, वी हैव अ करेक्ट इक्वेशन। मान लेते हैं हमारे पास क्या चाहिए, करेक्ट इक्वेशन है a इक्वल बी प्लस सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा, तो प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है बात। यहां पर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक ना, यहां पर टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, और ये कह रहे हैं कि ये करेक्ट इक्वेशन है, तो अगर ये करेक्ट है तो इसके सारे टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ जा रहा है बात, क्लियर है। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इन लैंग्वेज आप कह सकते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो क्या कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन करेक्ट ऑफ अ करेक्ट इक्वेशन क्या बी सेम इज सेम, ठीक ना, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। जैसे इक्वेशन हम ये मान लिए, यानी कि ये अब उलट कर चलें कि कोई इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है वो सही है कि नहीं सही है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन निकाल कर देखेंगे। समझ में आ रहा है बात, अगर एक आया तो सही है, नहीं आया तो नहीं है। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है, ये है। तो अगर कोई इक्वेशन सही रहेगा तो उसके सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, यह था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। रिपीट, पहले वाला लैंग्वेज पहले वीडियो से ही रटते आ रहे हैं, क्या कि जितना भी पढ़ाई होता है एक वीडियो में उसका पीडीएफ नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, ठीक ना, तो आप वहां जाए नोट्स को फॉलो करें। यहाँ कम लैंग्वेज हो सकता है, आप उसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, नोट्स फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अब चेक कैसे करेंगे भाई, पहला एप्लीकेशन आ रहा है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है, क्या कि टू चेक करने के लिए द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। तो कोई इक्वेशन ले लीजिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारा, देखिए तो ये याद है, v इक्वल यू प्लस ए टी, नहीं, जहां पर v स्पीड, u स्पीड और ये क्या चीज, ए एक्सेलरेशन और टी क्या है, टाइम है। ये दोनों स्पीड है तो निश्चित तौर पर इनका डायमेंशन सेम होगा। नहीं, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा, तो स्पीड का डायमेंशन आप लोग निकाले हैं, क्या होता है LT माइनस 1 पावर में, ठीक है। वही अगर u का निकाले हम, u का डायमेंशन निकालेंगे क्योंकि इट इज ऑल्सो स्पीड, ये भी क्या है, स्पीड है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, LT माइनस 1 होगा पावर में, ठीक। अगर AT का इस टर्म का डायमेंशन अगर इतना आ गया तो ये फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑलरेडी हमें पता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं प्राचीन काल से, 9th क्लास से ही, नहीं तो सही है, इसका मतलब इसका डायमेंशन निश्चित तौर पर ही है। हम निकाल कर देखते हैं ना, वेरीफाई करते हैं कि वाकई जो हमें प्रिंसिपल पढ़े हैं क्या करेक्ट इक्वेशन का सबका डायमेंशन सेम होता है। देखते हैं, ए क्या था, एक्सेलरेशन, चलिए निकालते हैं AT का, यानी कि इसको हम डायमेंशन ऑफ ए कर सकते हैं इनटू डायमेंशन ऑफ टी, ठीक है। एक्सेलरेशन की याद है ना, LT माइनस क्या होता है, 2 होता है, और ये क्या हो गया, T हो गया, टाइम है तो T। अब देखिए -2 यहां पर +1, -2 +1 ऑन एडिंग वी गेट व्हाट, LT माइनस 1 विच इज इक्वल टू दिस, समझ गए ना, जो किसके बराबर, इसके, यानी कि इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या समझेंगे, ये क्या है, सही है, सही तो था ही, पहले से पता है, बस हम चेक कर रहे थे, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन हो सकता है, और भी क्वेश्चन, जैसे पहली बात, एक और बात याद रखिए आप लोग कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी रूप में चला जाए, और वही है किसी भी रूप कहने का मतलब, जैसे एनर्जी है, अभी हम कुछ और एनर्जी है फिर वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो उसका डायमेंशन बदलता नहीं है। यूनिट बदलने के साथ डायमेंशन बदलता नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना है, समझ गए ना। देखिए क्या चीज,
तो अगर हम बात करें काइनेटिक, एक इक्वेशन हमारे पास दे दिया गया कि चेक कीजिए कि एक फॉर्मूला हम लिखे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है mgh, दिखाई दे रहा है, जहां पर के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, m क्या है, मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद होगा है एक्सेलरेशन चाहे जिसके कारण हो, ठीक ना, क्या है एक्सेलरेशन, और h क्या है, हाइट है, ठीक है। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशन के हिसाब से क्या ये करेक्ट इक्वेशन लिखा गया है, तो चेक करते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें पता है कि क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, फिर से डायमेंशन निकालते वक्त नंबर टर्म का कोई जरूरत नहीं होता है, तो अगर डायमेंशन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो इसको तो छोड़िए, आप मास के बारे में सोचिए, तो m हो जाएगा, और ये क्या है, स्पीड है, नहीं स्पीड का क्या होता है, तो LT-1 पावर में, ठीक है, इसका क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्पीड का ना होता है LT-1, v के लिए लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है यानी कि 2 है, तो 2 बार बैठाना होगा ना, तो स्क्वायर कर दिए, आप चाहे तो इसको v इंटू v करके एक और बैठा दीजिए, ठीक है। अब यहां से अगर हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं, तो क्या आएगा, m L स्क्वायर T इनवर्स 2 हो जाएगा, समझ गया। यानी कि हमारा आप LHS RHS का कर सकते हैं, इधर LHS मान लें, आप इधर क्या मान लें, RHS मान लें सुविधा के लिए। तो ये जो हमारा डायमेंशन आया है वो किसका डायमेंशन है, LHS का, जो कि कितना आया है, डायमेंशन नीचे से निकाल रहे हैं ना, जो कि कितना है, इतना आया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, RHS का मतलब इस साइड वाले का निकाल कर देखते हैं क्या इतना आता है, अगर इतना आएगा तो इक्वेशन क्या होगा, सही होगा। तो चलिए निकालते हैं, mgh डायमेंशन ऑफ किसका भाई, RHS का, राइट हैंड साइड का, तो क्या हो जाएगा mgh, यही निकालना है, निकालते हैं। m बोले तो मास, g बोले तो एक्सेलरेशन LT-2, याद है ना एक्सेलरेशन का, LT पावर क्या हो जाएगा, -2, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो निकालने आप सीख चुके हैं, उसको निकाल कर फिर यहां पर पुट करेंगे। h के लिए क्या आएगा, l आएगा, इधर दिख रहा है ना, चलिए देख लीजिए, सुनाई दे रहा होगा ना, चलिए देखिए, l और l क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर LHS का डायमेंशन देखिए, RHS का डायमेंशन देखिए, क्या है, दोनों के दोनों बराबर है, इसलिए ये इक्वेशन क्या है, सही है। और भी इक्वेशन दिया रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है, सारे टर्म का डायमेंशन निकाल कर देखिए, आप निकालने सीख चुके हैं, अगर सबका डायमेंशन सेम आता है तो इक्वेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये था फर्स्ट एप्लीकेशन किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का, जो कि बहुत आसान है, ठीक ना। चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं, चलिए सेकंड एप्लीकेशन की ओर, वो क्या है, टू डेराइव द रिलेशन among physical quantities, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा ये पता करना है हमें, ठीक ना। चलिए देखते हैं, कोई क्वेश्चन मानकर चलते हैं और निकालते हैं, ठीक ना। देखिए क्या, ये थोड़ा सा पहले वाला से थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं आसानी है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब आपको बताते हैं, मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, चलिए मान लेते हैं क्या क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करना अच्छा रहेगा, चलिए टाइम पीरियड का करते हैं, वो पेंडुलम वाला, याद है, ये पेंडुलम सिंपल पेंडुलम मोशन, इसका जो एक मोशन पूरा, जो इसको आप एक दोलन, एक ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है, एक पीरियोडिक मोशन कहते हैं, लेकिन मतलब करने में जितना वक्त लगता है उसको क्या कहते हैं, उस टाइम को, तो टाइम पीरियड कहते हैं। ये जो टाइम पीरियड है देखा गया कि किस पर डिपेंड करता है, अगर हम इसके टाइम पीरियड को मान लेते हैं टी, तो ये डिपेंड करता है, ये प्रोपोर्शनल का मतलब ही मानना है आपको, क्या चाहिए कि डिपेंड का साइन है, मानना क्या होता ही है, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड किस पर, तो बोला जाता है इसके लेंथ पर, समझ गए ना। ये लेंथ अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो टाइम पीरियड पर फर्क पड़ जाता है, समझ में आ रहा बात। जैसे एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया होगा, तो एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है, पहले हम इसको क्या किए, लटकाए, ठीक, अब इसको एक बार देखें कि एक बार पूरा करने में समय कितना ले रहा है भाई, एक मोशन के लिए, एक मोशन किसको मिले हैं, ये इसका मीन पोजीशन यहां से यहां गया, वापस आया, फिर इधर आया, फिर वापस आ गया, एक मोशन हो गया। तो इतना में जो समय लेता है ये, उसको क्या बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मोशन, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं
कि ये जो समय निकला, अब क्या करें हम उसी, ये जो बॉल यहां पर लगाए जिसको बॉब कहा जाता है, बॉब, ठीक ना, गोलक, ये पूरे सिस्टम जिसको आप क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं लोलक, आई लोलक का गोलक, ठीक ना। देखिए क्या है, तो अब हम क्या करें कि इस बॉब को सेम रखते हैं और लेंथ इसको बढ़ा दे रहे हैं, अब फिर से सेम फोर्स लगाकर इसको ऐसे ऐसे करा रहे हैं। देखते क्या है ना कि इस लेंथ पर, इस मतलब क्या है, लेंथ बढ़ाने के या घटाने के साथ क्या हो जाता है, टाइम पीरियड पर फर्क पड़ जाता है। तो निश्चित तौर पर ये आपको समझ में आ गया कि इसका जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अब इस लेंथ के कितना पावर पर डिपेंड कर रहा नहीं पता, हो सकता है कि एल स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा हो सकता है कि एल क्यूब पर डिपेंड कर रहा हो सकता है केवल सिंगल एल पर डिपेंड कर रहा हो, समझ में आ रहा, कुछ भी हो सकता है कि एल 1/L ऐसे डिपेंड कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। बस हमें यह पता चल गया कि लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है, इसके साथ इसका रिलेशन कैसा होगा, यही तो डिराइव करना है, समझ में आया बात। तो हम खुद से मान लेंगे कि ये इसके पावर ए पर डिपेंड कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो आप ए ऊपर मान रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, ये निगेटिव भी आ सकता है। अगर एल नीचे होगा तो निश्चित तौर पर इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, उलट कर निगेटिव आता है नीचे आएगा। ए के वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये इस फिजिकल क्वांटिटी का पावर है, मतलब इस टाइम पीरियड में एल कितना बार इस्तेमाल हुआ है ये बताएगा ये पावर, जिसे हम लोग डायमेंशन के नाम से जानते हैं। याद है डायमेंशन क्या होता है, तो किसी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में, समझ गए, कोई बेस फिजिकल क्वांटिटी कितना बार इस्तेमाल हुआ है, समझ गए ना, ये कैसे पता चलता है, तो उस बेस फिजिकल क्वांटिटी के पावर से, ठीक ना। और उन्हीं पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो ये क्या है, लेंथ का यहाँ डायमेंशन है, पावर है, क्लियर है, ये है। और किसी चीज पर ये डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है जी, क्या कीजिए आप, किसको आप यहाँ कीजिए जहां पर अभी एक्सेलरेशन, अच्छा इसमें जो हम देते हैं इधर से मोशन ये समझ में आता है, मोशन ये ऊपर चला गया, लेकिन वापस क्यों आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसको हम ऊपर की ओर फोर्स दे दिए, धक्का दिए, तो समझ में आ रहा है कि ये गया हमारे फोर्स के कारण, लेकिन हम तो उधर से खींचने नहीं गए हैं, वापस क्यों आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक ना। यानी कि इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, जितना तेजी से ऐसे फेंक रहे हैं आएगा भाई, समझ गए। तो ये मेन डिपेंड किस पर कर रहा, पता चला कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। ये जो एक्सेलरेशन यहां लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है जी। आप जान रहे हैं ना, 9th क्लास में पढ़े हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पता चला कि ये जो टाइम पीरियड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अगर आपको ज्यादा पता नहीं है तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं, ग्रेविटेशन चैप्टर इस क्लास 11 में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और इंटरेस्टेड भी, ठीक है। ये पता चल गया, तो यानी कि एक और हमें पता चला कि ये जो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है जी पर। फिर से वही सवाल, अब कितना पावर, ये बटा में है, गुना में है, कैसे है, कितना पावर के साथ है ये मालूम नहीं, तो हम खुद से मान लेंगे कि इसका डायमेंशन क्या है, बी है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, इतना बात पता चल गया। जी पर डिपेंड कैसे पता, तो अब एक काम करेंगे, अगर हम प्लेनेट चेंज करें, तो कौन एक्सपेरिमेंट करने गया सर, प्लेनेट चेंज कर करके, तो ये देखिए होता क्या है ना, हम लोग तो यहाँ क्या एंटी ग्रेविटी जोन बना लेते हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस बना लेते हैं अर्थ पर, जहां पर जीरो ग्रेविटी हो जाता है। तो क्या हम मतलब क्या चाहिए, ये ग्रेविटेशन के कारण है क्या, जब हम वो ग्रेविटेशन को कम करते हैं, ऐसा रीजन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर ग्रेविटेशन कम कर दिया जाए, तो ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, तो वो चेंज कर करके देखा गया, तो इसके टाइम पीरियड पर फर्क पड़ रहा था, तब पता चला क्या चाहिए कि इस पर डिपेंड करता है। इसको हम एक साथ लिखना चाहें तो क्या आएगा, तो T प्रोपोर्शनल L का पावर A और G का पावर B, क्लियर है, ये है। अब इसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी होता है इस प्रूवन में, ठीक ना, इस प्रूफ को करने में क्या चाहिए, लैंग्वेज भी लिखना होता है। लैंग्वेज आप नोट्स को देखकर फॉलो करेंगे, मेन अभी समझना है, हम पहला लेक्चर से ये बात रटते आ रहे हैं कि अभी आपको समझना है मेन लैंग्वेज, तो हम बनाएंगे ही, समझ जाएंगे तो बन जाएगा। फिर भी आपके सहूलियत के लिए नोट्स में पूरा लैंग्वेज के साथ ये सब बनाया गया है। हमें क्या पता चला कि टाइम पीरियड, ठीक ना, टाइम पीरियड ऑफ है सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज दिस, ठीक ना, इस तरह से क्या दिया हुआ है कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। मिला दी, इतना हो गया। अगर हम यहां पर ये प्रोपोर्शनल हटाया तो आपको अच्छे से पता है कि इक्वल साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, नंबर वाला वैल्यू आएगा, और नंबर का डायमेंशन होता नहीं है, यानी कि ये जो कांस्टेंट यहां पर आया हियर, ये क्या होगा, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, क्लियर है,
कांस्टेंट है, डायमेंशन है ही नहीं तो इसके डायमेंशन के बारे में नहीं सोचेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है, अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि टाइम, लेंथ और जी में क्या रिलेशन है। भाई ये टाइम इन दोनों पर कैसे डिपेंड कर रहा है, रिलेशन क्या है इनके बीच का। ठीक है, चलिए देखिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब सुनिए, अब क्या कर रहे हैं हम, अगर ये इसको सही बनाना है जी, तो अभी आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़े हैं। अगर ये सही है, क्योंकि अगर कोई करेक्ट इक्वेशन है तो डायमेंशन क्या होता है, दोनों तरफ का बराबर होता है, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर ये सही है, सही इक्वेशन लाना है तो निश्चित तौर पर इन दोनों तरफ का डायमेंशन क्या करना होगा, सेम करना होगा। ठीक ना, होना चाहिए सेम। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहिए या फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस कर दे, जो लिखना होगा लिख सकते हैं आप। ठीक है, या ऑन टेकिंग द डायमेंशन बोथ साइड्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर टी का डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, किसका डायमेंशन, एल का ए और जी का इस तरह से होना चाहिए। ठीक ना, चलिए निकालते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको हम लोग टी को लिख सकते हैं m0 l0 टी के रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा। इसको क्या करते हैं, एल है तो एल के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, लेंथ है ना, होगा, कोई दिक्कत नहीं। जी क्या है, चलिए ना अलग अलग कर देते हैं। जी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस 2 पावर में। ठीक ना, इसका क्या है, पावर b है। ठीक है, इस b को अगर अंदर ले चलते हैं हम, तो देख रहे हैं m0 l0 t। ठीक है, m का उससे जरूरत नहीं था, l और t ही था, तो m ना भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, देखिए तो l a l की और क्या चाहिए b और t माइनस 2 b, इस तरह से। अब आगे चलते हैं हम, इधर देख रहे हैं कि l और t है, तो आप चाहें तो इसको m को हटाकर चल सकते हैं, या फिर इधर भी m0 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। l0 t, इधर लेंथ नहीं है, मास नहीं है, तो 0 0 है पावर। अब देखिए लेंथ का पावर a, लेंथ का पावर b, लेंथ का पावर यहाँ a है, लेंथ का पावर b है, तो आपको अच्छे से पता है कि पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, तो क्या हो, एल स्क्वायर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एल स्क्वायर 1/1। ठीक, यहाँ 2 होता है और यहाँ क्या 2 होता है, तो क्या लिखते हैं, पावर 4 लिखते हैं। समझ में आ रहा है बात ना, देख लीजिए क्या है, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इधर देखिए तो t माइनस 2b आ गया। ठीक है, ये है, यहाँ ज्यादा अच्छा होगा, लिखेंगे हम क्या चीज, ऑन टेकिंग द डायमेंशन बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग द डायमेंशन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए अगर ये इक्वेशन सही है जी, सही कि हम ला ही रहे सही, तो हम इनको कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो लेंथ का डायमेंशन, इधर तो मास है ही नहीं, आप चाहे तो मास लिख सकते हैं। ठीक ना, देखिए m0 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो m है ही नहीं, तो इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब लेंथ के बारे में सोचते हैं, लेंथ का क्या है, a प्लस b और यहाँ 0 है, इसका मतलब इक्वेट कर रहे हैं, ये दोनों बराबर लिख रहे हैं दोनों साइड, यानी a प्लस b के बराबर 0 होगा तब ना ये बराबर होगा, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल क्या चीज, 0। ठीक है, और उसी हिसाब से अगर बात करें हम, तो t का पावर यहाँ 1 है और इधर क्या है, माइनस 2b है, यानी कि माइनस 2b बराबर 1। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि इतना के बराबर ये है, तो इधर l है भाई, इधर l है, इधर मास नहीं है, 0 लिखा हुआ, तो ये भी इधर भी आप कर सकते हैं। t क्या चीज कह रहे हैं इस तरह से, तो ये t भी t है, l है, निश्चित तौर पर क्या कहते हैं, a प्लस बी बराबर 0 होना चाहिए, माइनस 2b बराबर 1 होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा ये। जितना पावर मास का तो मास का 0, तो इधर भी मास का 0, l का पावर a प्लस बी, तो इसके बराबर इतना होना चाहिए 0, t का पावर माइनस 2b यानी कितना बराबर इतना 1 होना चाहिए, तब होगा जाकर। समझ गए, ये हो जाएगा। अब यहां से हम a और b का वैल्यू निकालकर यहां पुट कर सकते हैं। चलिए ऊपर मिटाते हैं, देखिए क्या करेंगे। हियर क्या देख रहे हैं हम, यहां सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, यहां से क्या निकला, b इक्वल क्या आ रहा है, देखिए तो, क्योंकि सिंस माइनस 2b इक्वल क्या 1 आ रहा है, इसलिए b इक्वल क्या आ जाएगा, -1/2। क्योंकि b का वैल्यू पता चल गया तो क्या a का वैल्यू नहीं पता चलेगा। फिर से सिंस a इक्वल और a प्लस b इक्वल क्या है
जीरो है, तो ए बी की वैल्यू कितनी -1/2 इक्वल जीरो, तो बताएं ए का वैल्यू क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। अब इस ए और बी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था ना, ए और बी का वैल्यू कहां इस इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए कर देते हैं, क्या आएगा लिखेंगे कि नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टी के हो जाएगा एल का पावर 1/2, एक जगह पर 1/2 है देख लीजिए, और उसका जी का पावर क्या है -1/2। कोई दिक्कत नहीं, माइनस को अगर प्लस करना होगा हमें तो क्या करेंगे बाबू लोग, क्या करेंगे टी इक्वल के लिख सकते हैं, एल का पावर हाफ है और जी का पावर -हाफ है, उसको नीचे कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाफ पावर होने का मतलब रूट होता है, ये सबको बात पता है ना, तो इसका लिख सकते हैं रूट, इसका भी क्या लिख सकते हैं अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है, पावर क्लियर है। टी इक्वल क्या हो जाएगा के, इसको एक साथ ले ले L/G, ये हो गया। डायमेंशन का काम यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि रिलेशन ये होगा। अब इस कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट कर करके मतलब क्या रीडिंग ले लेकर तब वैल्यू निकाला जाता है, और एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है क्या चीज, एक्सपेरिमेंटली यहां लिखेंगे के की वैल्यू कितनी 2π की इक्विवेलेंट होता है, तो यहां इक्वेशन बनता है टी इक्वल 2π × √L/G, ठीक है। देखिए तो रिलेशन डेराइव कर लिए ना डायमेंशन की मदद से, ये है, ठीक है। अगर आपको पता ना चले तो वही पहले आप नोट्स देख लेंगे अच्छे से लैंग्वेज के साथ, और फिर इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा एप्लीकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, थर्ड क्या है यूनिट कन्वर्सन, मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज टू कन्वर्ट, अरे डायरेक्ट लिखते हैं ना यूनिट कन्वर्सन के लिए, ठीक है, यूनिट कन्वर्सन ये कैसे होगा। तो चलिए कुछ बातें पहले जानते हैं। पहला बात कि यूनिट बदलने के साथ डायमेंशन नहीं बदलेगा, यूनिट बदलने के साथ डायमेंशन नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे ये बात कह रहे हैं, देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिखे, इतना बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। क्या डायमेंशन यहाँ कितना होगा, पावर कितना है 1 है, यहाँ भी पावर कितना 1 है, इसके लिए भी L लिखेंगे, इसके लिए भी L लिखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन बदल गया, नहीं बदला। अगर इसको फुट में ले जाए तो फिर भी डायमेंशन नहीं बदलता, समझ में आ रहा है बात, ये है। तो यूनिट बदलने के साथ डायमेंशन नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी लें हम, जैसे हमारे पास है 1 किलो चना, 1 किलो क्या है चना है, 1 केजी क्या है 1 किलोग्राम हमारे पास चना है, ठीक है। अब हम उसको क्या करें, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसी चीज को मेजर किए, ये क्योंकि केजी कर रहे तो एसआई सिस्टम में मेजरमेंट है। अब इसी मतलब इसी चीज को, इसी क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करते हैं कहां, सीजीएस सिस्टम में, तो वही चना किसके बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम के। तो एक बात बताइए, क्या वहां ले जाने पर चना घट गया ना, क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ा नहीं, समझ में आ रहा बात। चाहे आप 1 केजी बोल लें, आप एसआई सिस्टम में मेजर कर लें, और उसी चीज को फिर क्या दूसरे सिस्टम में मेजर किए, इसमें एसआई का भी किए, फिर क्या सीजीएस में किए, क्या अमाउंट पर फर्क पड़ेगा, तो नहीं फर्क पड़ेगा। बदला क्या, केवल यूनिट बदला, ठीक ना, यूनिट बदला। और ये हम लोग देख रहे हैं क्या, ये जो डिजिट्स है ये बदले, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बदलता नहीं है। तो उसी हिसाब से अगर मानते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग N1 लिखे, ये पहला सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम मान लेते हैं, और ये क्या है सेकेंड सिस्टम। ध्यान देंगे एक ही क्वांटिटी को 2 सिस्टम में हम मेजरमेंट किए हैं। मास को 1 केजी चना को 1 केजी, पहला सिस्टम जो है क्या है एसआई सिस्टम है, जिसमें हम देख रहे हैं N1 बराबर क्या है 1 है, N1 स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड, ठीक ना, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए और यहां N2 क्या है 1000 है, ठीक है, 1000, क्लियर है। अब यहां यूनिट का बात करें, U1 का तो क्या है केजी है, और इधर U2 क्या है ग्राम है। तो क्या हम लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल N2 U2,
तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ देखिए N1 की जगह पर 1, U1 की जगह पर kg इक्वल N2 की जगह पर क्या 1000 और U2 की जगह पर ग्राम, ये होता है। यानी कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम में मापिए फिर दूसरे सिस्टम में मापिए, वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे अमाउंट में, बस यूनिट बदलता है। क्लियर है ना। अब इसी चीज को यूनिट बदलने का हम लोग क्या, इसी चीज का इस्तेमाल करके, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, जिससे आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आसानी से बदल सकते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए क्या है। तो मान लेते हैं कि लेट अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड in two systems of unit, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट सिस्टम हो गया, ये क्या है, सेकेंड सिस्टम। आप इसको समझ लें, काम तो अंतिम में फॉर्मूला जो आएगा वो आने वाला है। फर्स्ट सिस्टम और क्या चीज, सेकेंड सिस्टम। मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है, पहला सिस्टम उसका मैग्नीट्यूड क्या है, N1 है। क्या है, N1 मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट सिस्टम। N2 क्या है, इधर मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, सेकेंड सिस्टम में मैग्नीट्यूड N2 है। अगर हम बात करें U1, ये क्या है, पहला सिस्टम में यूनिट है, पहला सिस्टम में जो यूनिट था, जैसे वहां SI में मीटर था और फिर क्या चीज, मतलब SI मीटर नहीं, केजी था ना, केजी और सीजीएस मिलेगा तो ग्राम हो गया। वैसे पहला सिस्टम में यूनिट U1 है और U2 क्या है, दूसरा सिस्टम में यूनिट है। यहां पर थोड़ा सा चर्चा करना हम चाहेंगे, क्या चीज, इनके इस यूनिट के बारे में। क्या देखिए यहां पर हम, हाँ फिलहाल हम क्या लिख सकते हैं, N1 U1 इक्वल N2 U2 लिख सकते हैं। इस पर गौर फरमाएंगे। अब इन यूनिट्स पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्या यूनिट में भाई मास, लेंथ, टाइम तीनों साथ में। जैसे फोर्स का यूनिट आप लोग देखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से। तो एक यूनिट में ऐसा थोड़ा कि हम केवल लेंथ मेजर कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा केवल मास मेजर कर रहे हैं या केवल टाइम नहीं ना, हम फोर्स भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स को भी बदल सकते हैं, एनर्जी को भी बदल सकते हैं, जिसमें ये तीनों शामिल होते हैं, मास, लेंथ, टाइम। समझ में आ रहा बात। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस यूनिट को जो U1 का है, जैसे मान लेते हैं कि 1 kg इतना बराबर कितना सीजीएस यूनिट होता है, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ जो मान रहे हैं U1, इसको कहेंगे पूरा को U1 कहेंगे। तो U1 में मास भी है, लेंथ भी, और क्या चीज है, टाइम भी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि M1, अगर U1 में मास, लेंथ, टाइम तीनों है, अगर जो मास नहीं होता है 0 होगा पावर इसका, मतलब ये 0 लिख देंगे। लेंथ नहीं होता गायब कर देंगे लेंथ, टाइम नहीं होगा तो टाइम गायब करेंगे। तो मान लेते हैं M1 क्या है, मास है, मास का यूनिट है, यूनिट ऑफ मास। क्लियर है। तो इधर भी M2 क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मास हो जाएगा फर्स्ट सिस्टम में। ठीक ना। अब बताइए क्या चीज, L1 क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ। और इधर क्या चीज, L2 क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ इधर हो जाएगा। T1 फिर से यूनिट ऑफ टाइम और T2 क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ टाइम हो जाएगा इधर। क्लियर है। चलिए देखिए, अब बात करेंगे इधर। इतना सब कुछ मान लिया और इतना आपको अच्छे से पता है, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या चीज। अब बताइए ना, U1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए अब U1 की जगह पर हम लिख सकते हैं कि M1 भाई ये मास के रूप में हो सकता है, लेंथ के रूप में हो सकता है, टाइप के रूप में हो सकता है। जैसे अगर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है इस तरह से, तो ये क्या चीज, मास के लिए यहाँ पर क्या है, केजी है, M1 हो गया। लेंथ के लिए मीटर है तो L1 हो गया। टाइम के लिए क्या है, T1 हो गया। समझ में आ रहा है ये बात। चलिए देखिए, लेकिन सवाल है कि यहाँ पावर भी तो अलग अलग है और किस यूनिट में कितना पावर है पता नहीं हम लोग को। तो हम लोग मान कर चलेंगे कि क्या है, मास का पावर यहाँ A, इसका पावर B और इसका पावर क्या है, C है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर U2 का बात करते फिर से ड्रामा सेम, M2 L2 और क्या चीज, T2। और आपको पता है कि जब भी यूनिट बदलता है तो क्या डायमेंशन बदलता नहीं है। जैसे अगर इसको हम केजी के बदले ग्राम कर दें, इसके बदले में क्या कर दें, सेंटीमीटर कर दे, इसके बदले में क्या सेकेंड स्क्वायर कर दे, क्या पावर बदल गया, डायमेंशन बदल गया, नहीं। तो यहाँ ABC जो है यहाँ भी क्या मान के चलेंगे, ABC ही होगा। ठीक है, देख लीजिए यहां तक। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। चूंकि आपको पता है
कि N1U1 इक्वल क्या होता है N2U2। बैठाएं वैल्यू N1U1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं इतना, M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C इक्वल क्या हो जाएगा N2, और इधर क्या हो जाएगा M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम N2 इक्वल निकालें, अगर N2 इक्वल निकालें तब क्या होगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं N2 इक्वल ना, क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो N1 तो रहेगा ही रहेगा, M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C अपॉन, ये अगर आपको समझ नहीं आया तो सीधा सीधा कर देते हैं, टेंशन ना लें आप। लेकिन इस चीज को उधर लिख सकते हैं, इस चीज को इधर लिख सकते हैं। देखिए तो N2 अगर हम ऐसा लिखें, M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C इक्वल N1, M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ सब N2 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, तो N1 हो गया M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C अपॉन क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो M2 का पावर A, L2 का पावर B, T2 का पावर C हो जाएगा ना। देख लीजिए इधर मिटाते हैं, आप कॉपी में नोट्स करते चलेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, देखिए क्या है N2 इक्वल क्या आया N1, ये देखिए ना पावर सेम 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 सेम, तो इसको लिख सकते हैं M1 बाय M2 A, L1 बाय L2 का पावर B, T1 बाय T2 का पावर C आ गया। बस यही है, यही रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो हम लोग को चाहिए, यही वो फॉर्मूला जो हम लोग को चाहिए। अभी ये कैसे बदलेंगे सर, तो देखिए ना कैसे बदलेंगे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको मेन समझना जरूरत है, तो क्या करेंगे आप पहले नोट्स वाला देखेंगे, नोट्स देख लेंगे, नोट्स कर लेंगे, उसके बाद फिर एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा निश्चित तौर पर है। भाई शुरुआत है 10 से 11th में आया है, सिलेबस बढ़ा है, सिलेबस चेंज हुआ है, थोड़ा सा टफनेस आया इसमें, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर समझ में आएगा ही आएगा, ठीक ना। देख लीजिए, अगर आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा भरोसा नहीं है तो टीचर केवल गाइड के लिए होते हैं, किसी भी टीचर के पास चले जाएंगे आप, कोई फायदा नहीं होगा। अगर खुद क्या है मतलब पढ़ते लिखते नहीं है तो ये है, खुद तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। न्यूटन यानी कि फोर्स का यूनिट है, तो निश्चित तौर पर वो बदल रहा है तो फोर्स का ही यूनिट होगा। आपको बता दे कि 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन, ये न्यूटन के बदले में क्या याद है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाइन सीजीएस यूनिट है, ये एसआई सिस्टम हो गया, और ये डाइन क्या है, सीजीएस है। डाइन क्या होता है, तो कितना ग्राम होगा वही तो निकालना है, बना कितना होगा तो निकालना है, ये इसके बदले में ग्राम हो जाएगा। ये सीजीएस जब हम कह रहे हैं कि ये सीजीएस है तो निश्चित तौर पर सीजीएस में बदलिए, केजी ग्राम में हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में, और सेकेंड तो रहता ही इतना। तो यही हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो वही अपना हिसाब से क्या चाहिए, अपना हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको हम चलिए अच्छे से लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारा आया है N2 इक्वल M1 अपॉन M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B एंड T1 अपॉन T2 का पावर C। एंड वी हैव अ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, एसआई सिस्टम में ये है। तो हम अपना कॉलम वैसे ही बनाएंगे। देखिए क्या, ये मान लेते हैं फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, और ये मान लेते हैं सेकेंड सिस्टम। भाई शुरुआत में तो आपको नियम कानून का फॉलो करना पड़ेगा, बाद में भले शॉर्टली आप निकल जाए, यूनिट कन्वर्ट कर ले। शुरुआत में जब तक आप क्या चाहिए परिपक्व नहीं होते हैं, आपको आदत नहीं पड़ता है, तब तक आप क्या चाहिए रूल्स को फॉलो करते हुए आगे काम करेंगे। चलिए देखिए फर्स्ट सिस्टम क्या है, तो 1 न्यूटन दिया हुआ है और कितना डाइन के बराबर होगा यही पूछ रहा है। क्योंकि ये एसआई है तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन के जगह पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के बारे में हमको पता है पहले से, फोर्स का यूनिट हम निकाल कर देखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा ही आएगा। अब डाइन कितना है पता नहीं, लेकिन डाइन क्योंकि सीजीएस है,
ये एसआई है और ये क्या है, सीजीएस है। तो निश्चित तौर पे इधर जो केजी होगा उधर क्या में हो जाएगा, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर में और सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग यहां से पता करेंगे N1 क्या था, याद है, अरे यहां N1 नहीं लिखे ना, N1 क्या था, N1 क्या था, तो इधर का मैग्नीट्यूड, तो यहां N1 इक्वल क्या है, 1 है, ठीक है। U1 इक्वल क्या, तो ये टोटल U1 का लगेगा, तो डायरेक्ट हम M1 की बात करेंगे। M1 क्या है, केजी है, L1 क्या है, मीटर है, T1 क्या है, सेकेंड है। याद कीजिए हम इस इक्वेशन को करते समय आपको बताया गया था कि M1 मास का यूनिट, L1 लेंथ का यूनिट और T1 क्या चाहिए, टाइम का यूनिट। तो इस सिस्टम में हम लोग ढूंढेंगे मास का यूनिट क्या है, यानी कि M1 क्या है, केजी है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, तो L1 इक्वल मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है, तो T1 इक्वल सेकेंड, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ N2 क्या है तो नहीं मालूम, यही हमें फाइंड करना है। अब यहाँ मास का बात करें, मास का यूनिट इस साइड में क्या था, M2 था, M2 इक्वल क्या दिया हुआ है, ग्राम, लेंथ का यूनिट यहाँ क्या है, सेंटीमीटर है, और टाइम का फिर से क्या है, सेकेंड है। अब इनके पावर के डायमेंशन का नाम दिए थे, जो कि मास का पावर क्या था, A, लेंथ का पावर B और टाइम का पावर C। तो यहां पर अगर बात कर ले तो यहां पर A इक्वल क्या दिया हुआ है, हियर A, यानी कि मास का डायमेंशन क्या है, पावर क्या है, 1 है, B लेंथ का पावर क्या है, 1 है, देखिए केजी का पावर 1, मीटर का पावर 1 और टाइम का पावर क्या है, यानी C की जगह क्या है, -2 है। हो गया ना। अब आराम से ये सब निकाल चुके तो आराम से इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या, तो पुट करते हैं और क्या, तो N2 की वैल्यू चाहिए ना, तो N2 इक्वल क्या चाहिए, N1 की जगह पर कितना, 1, M1 केजी, M2 ग्राम का पावर क्या, 1, तो 1 लिखते नहीं है, छोड़ दीजिए, यहां भी नहीं लिखना चाहिए था। L1 क्या है, मीटर, नीचे क्या है, सेंटीमीटर, और इधर क्या चाहिए, T1/T2 क्या है, C है, ठीक है। तो समय की जगह पर क्या था, सेकेंड था, पावर क्या, -2, क्लियर है ना। अब चलिए देखिए N2 इक्वल क्या आएगा, अब हम देखिए केजी को हम ग्राम में बदल सकते हैं, ना। तो इसको अगर ग्राम केवल रहता, ऊपर भी ग्राम रहता, नीचे भी ग्राम रहता तो कट जाता। तो चलिए इस एक के मतलब केजी को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, या मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। भाई सेकेंड अपॉन सेकेंड है, और सेम फिजिकल क्वांटिटी का कितना भी पावर कर लो, प्लस चाहे माइनस क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 हो गया। N2 इक्वल निकालते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, देखिए तो 1 2 3 यहाँ और 2 यहाँ, यानी N2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 10 का पावर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। अब आ जाइए वापस, और क्या, N2 का वैल्यू निकल के बैठा दीजिए, चूंकि N1 U1 इक्वल N2 U2, N1 क्या है 1, यूनिट क्या है न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो लिखे थे, इक्वल N2 क्या है 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप मेजर यूनिट में बदल दीजिए, जो इसका मेन था क्या, न्यूटन, इक्वल क्या चाहिए, 10 के पावर 5 डाइन, मतलब 10 के पावर 5 डाइन आएगा तो 1 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं यूनिट कन्वर्सन, एक और देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए जो पॉपुलर है उसी को आपको यहां बताया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, कन्वर्ट 1 जूल इक्वल इनटू क्या, आर्ग, ठीक ना। ये SI सिस्टम है, ये क्या है, CGS सिस्टम है। फिर से सेम ड्रामा, ये फर्स्ट सिस्टम, अब मान लेंगे क्या चाहिए, सेकेंड सिस्टम। जूल आपको अच्छे से पता है किसको बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को, नहीं है तो पता कर लेंगे पहले। तो यहां क्या है, 1 जूल है, कितना, आज के बराबर होगा, अर्ग के बराबर होगा, ठीक, अर्ग जो बोलना है आपको। चलिए देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया तो आपको अच्छे से पहले पता है, नोट्स आप फॉलो किए होंगे अगर पिछला लेक्चर का, तो उसमें आपको सब जगह बताया गया है कि किसको जूल कहते हैं, किसको न्यूटन बोलते हैं, किसको डाइन बोलते हैं, सब समझ गए ना। देखिए क्या, तो इसको कितना, क्योंकि सीजीएस है तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से वही सेम ड्रामा, ये सब पता करेंगे N1 N2 आल जाल। तो यहाँ पर N1 का वैल्यू क्या है, 1 है। M1 क्या होता था, मास का यूनिट, मास का यूनिट इस सिस्टम में क्या है, केजी है। L1 क्या था, लेंथ का यूनिट, इस सिस्टम में क्या है, मीटर है। T1 क्या था, टाइम का यूनिट, इस सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। फिर से इधर आ जाइए, इस सिस्टम में मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, निकालना है। M2 क्या है, मास का यूनिट क्या है इस सिस्टम में, ग्राम है। L2 क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है इस सिस्टम में, सेंटीमीटर है। T2 क्या है, टाइम का यूनिट क्या है इस सिस्टम में, सेकेंड है। ABC का वैल्यू, ABC का वैल्यू, ABC का वैल्यू, A मास का पावर था, मास का पावर क्या है, 1 है। B क्या था, लेंथ का पावर, लेंथ का पावर क्या है, 2 है। C क्या था, टाइम का पावर था, यहाँ क्या है, -2 है। ठीक है, अब आराम से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए क्या है, N2 इक्वल क्या हो जाएगा, N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B एंड T1 अपॉन T2 का पावर C। ठीक है, चलिए देखिए निकालते हैं। N2 इक्वल क्या हो जाएगा, N1 के जगह पर क्या, 1। M1 क्या है, केजी है। M2 क्या है, ग्राम है। ये तो 1 है, नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए, ये का पावर, ये क्या वैल्यू कितना, 1 है, नहीं लिखेंगे। चलिए बोलिए क्या चीज, L1 की जगह पर क्या, मीटर, और नीचे L2 की जगह पर सेंटीमीटर, पावर क्या चीज, 2। फिर से यहाँ सेकेंड, नीचे भी सेकेंड, पावर क्या चीज, -2 है। N2 इक्वल क्या हो जाएगा, तो केजी को ग्राम में बदल देते, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो उसके बदले में इतना बैठा सकते हैं। ये 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या चीज, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फिर से यहाँ सेकंड का पावर, कोई भी पावर सेम फिजिकल क्वांटिटी का कट कर 1 हो जाएगा, 1 का कितना भी पावर देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, देख लीजिए। N2 इक्वल क्या हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो 1000 गुने स्क्वायर है जी, यानी 100 गुने 100 लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए तो कितना पावर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई दे रहा है। N2 इक्वल क्या है, 10⁻7, यानी वाट की जगह पर 7 पुट कर देंगे। आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि N1 U1 इक्वल क्या होता है, N2 U2, यानी कि N1 यानी कि 1 U1 की जगह पर क्या था, ये वाला, या ये बोलिए जूल बोलिए, 1 जूल इक्वल क्या हो जाएगा, 10 के पावर 7 क्या, आर्ग। बदल लिए ना, ये है क्लियर। इस तरह से तीनों एप्लीकेशन, क्वेश्चंस भी रहेंगे। अब तो क्वेश्चन ही करना है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, समझ गए ना, सबका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद अगला में अब हम देखते हैं ना कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके क्या सभी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक किया जा सकता है, तो नहीं बाबू, तो सभी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक नहीं कर सकते। क्या सभी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब, क्या फॉर्मूला मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, सबका नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। इससे कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल मास लेंथ टाइम का जिक्र है, यानी कि जब भी ये लिमिटेड रहेगा मास लेंथ टाइम तक ही। कैसे, क्यों, ये जानेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या चाहिए कि डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस क्या है, मतलब इसका लिमिट क्या है, कहां तक ये काम करता है, कहां काम नहीं करता है। और फिर इस चैप्टर में, जो चैप्टर नहीं कहिए, डायमेंशन से रिलेटेड चैप्टर तो अभी बहुत है, चलेगा अभी। ये जो चैप्टर लेंदी है, अभी मेजरमेंट बाकी है, एरर्स बाकी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी हैं, ठीक ना, मेन टॉपिक्स तो अभी बाकी ही हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे इसका लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो आप लोग समझते चलेंगे, ठीक ना। और हाँ, जितना हो सके अभी इस चैनल को शेयर का जरूरत है। आप जितना तेजी से शेयर कीजिएगा, जितना क्या चाहिए, मतलब क्या परिवार बढ़ेगा मेरिटियार्ड का, जितने मेरिटियरियंस का संख्या क्या चाहिए बढ़ते चला जाएगा, समझ गए, उतना अच्छा रहेगा, एक्साइटमेंट बना रहेगा। ठीक है, थैंक यू।